दोस्तों नमस्कार। मैं बी.एम. मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी अखंड मानस। दुबे जी के दांत जो अभी तक होंठों के बाहर थे अंदर हो गए। अरे बहन जी, भजन कीर्तन में थोड़ा बहुत शोर तो होता ही है। घर के अंदर मानस का अखंड पाठ हो जाए और मोहल्ले में किसी को पता ही न चले, ये तो ठीक ना होगा। बराहों में 4 लोगों का आना जाना होगा, चहल पहल तो जरूरी है। कल शाम तक की तो बात है। माधवी को लगा कि दुबे जी को उनकी बात समझ में नहीं आने वाली है। वो चुपचाप लौट गईं। तो आइए सुनते हैं परीक्षा के दौरान बेवजह शोरगुल से प्रताड़ित एक बच्चे की कहानी। अरे ओ संजू, अभी तेरा टाइम नहीं हुआ घर आने का? लगता है पागल हो गया है लड़का। 4 दिन बाद से पेपर शुरू हो रहे हैं और इसे खेलने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। चल जल्दी घर आ और किताब उठा के बैठ। माधवी गुस्से में थी। बेटा संजू 2 घंटे से पार्क में साथियों के साथ खेल रहा था। परीक्षा सिर पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं दिख रही थी। सुजय यानी संजू कक्षा 12वीं में पढ़ता था। संजू कुशाग्र बुद्धि का धनी था। नियमित स्कूल जाता था और शिक्षक जो पढ़ाते अपने दिमाग में बैठा लेता। न कोई ट्यूशन न कोचिंग। घर में भी उसका ज्यादातर समय मौज मस्ती में गुजरता। माँ माधवी के बार बार कहने पर कभी कभार 1 आध घंटे के लिए किताब लेकर बैठता और जब माधवी इधर उधर हो जाती तो पार्क में खेलने निकल जाता। अक्सर वो देर शाम तक पार्क में ही रहता। माधवी जब डंडा लेकर पहुंचती तब संजू घर लौटता। संजू के रंग ढंग देखकर ऐसे लगता जैसे स्कूल की पढ़ाई ही उसके लिए पर्याप्त है। वाकई संजू पर मां सरस्वती मेहरबान थी। पढ़ाई में कम समय देने के बावजूद संजू हर साल परीक्षाओं में अव्वल रहता। उसके दोस्त जब इसका राज पूछते तो वो बेपरवाही के साथ कहता, अरे यार, पढ़ाई इतनी कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। टीचर जो पढ़ाएं उसे ध्यान से सुनते जाओ और एक बार घर में जाकर रिवीजन कर लो, सब दिमाग में बैठ जाता है। साल भर तो संजू और किताबों का रिश्ता बस नाम का ही रहता, लेकिन परीक्षा के समय वो डट कर मेहनत करता। पेपर शुरू होने के 2 दिन पहले से वो किताबों के साथ चिपक जाता। माँ माधवी उसे ताने भी देती। साल भर तो मौज मस्ती में गुजार देता है और अब 2 दिन की पढ़ाई में न जाने कौन सा तीर मार लेगा। बेटा, हमारी इज्जत बचा लेना। अगर फेल हो गए तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक न रह जाएंगे। संजू हंसता हुआ माधवी को दिलासा देता। नहीं मम्मी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 दिन में ही मेरी इतनी तैयारी हो जाती है कि मजाल क्या कि कोई क्वेश्चन छूट जाए। संजू की बात सच भी साबित होती। हर परीक्षा के बाद वो माँ को क्वेश्चन पेपर दिखाता और उनका उत्तर भी बताता ताकि माँ को तसल्ली हो जाए। हर साल जब रिजल्ट आता तो संजू फर्स्ट क्लास की मार्कशीट लेकर ही घर पहुंचता। मार्कशीट देखकर माधवी के मन में भरा साल भर का तनाव खत्म हो जाता। वो घंटों संजू को छाती से लगाकर दुलारती और अगले साल और अच्छे नंबर लाने की हिदायत देती। रिजल्ट के दिन माधवी संजू को साथ लेकर विशेष पूजा अर्चना करती और मन ही मन भगवान से ऐसे ही कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करती। संजू भी ये स्वीकार करता था कि सब कुछ ईश्वर के आशीर्वाद से ही हो रहा है। वो रोज स्कूल जाने के पहले नियमित रूप से भगवान के सामने माथा जरूर टेकता। इस लड़के ने तो हद कर दी है। इसकी मनमानी से मैं त्रस्त हो चुकी हूं। अब नहीं चिल्लाया जाता मुझसे। कई बार पुकारने के बाद भी संजू जब घर नहीं लौटा तो माधवी बड़बड़ाती हुई किचन में घुस गई। माधवी प्लान बना रही थी कि इम्तिहान के समय संजू के लिए कौन कौन सी पौष्टिक चीजें बनानी है ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। आज उन्होंने गाजर का हलवा बनाने की तैयारी की थी।
दोपहर में ही बाजार से गाजर और मावा मंगा लिया था। देसी घी में जब उन्होंने किसी हुई गाजर को भूनना शुरू किया तो पूरा घर दमक उठा। कड़ाही में करछुल घुमाती वो खड़ी ही थी कि संजू ने पीछे से आकर उन्हें जकड़ लिया। मम्मी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? तेरे लिए गाजर का हलवा बना रही हूं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक जा, थोड़ा बहुत पढ़ ले। बन जाएगा तो तेरे पास पहुंचा दूंगी। तुम भी मम्मी, जब देखो तब पढ़ाई की बातें। तुम परेशान न हो मम्मी, मैंने एग्जाम की पूरी तैयारी कर रखी है। बस एक बार रिवीजन करना बाकी है। पेपर के एक दिन पहले वो भी हो जाएगा। मम्मी, तुम तो जानती हो, ज्यादा पढ़ने से दिमाग पर बोझ बढ़ जाता है और परीक्षा के दिन सब भूल जाता है। मां का मन रखने के लिए संजू कमरे में गया और एक किताब खोलकर बैठ गया। हालांकि उसका ध्यान किताब पर कम गाजर के हलवे पर ज्यादा था। थोड़ी देर में माधवी हलवे का प्लेट लेकर आई। वो संजू के बगल में बैठ गई और उसके अस्त व्यस्त बालों को संवारती हुई बोली, बेटा, आज गुरुवार है। सोमवार को तुम्हारा पहला पेपर है। कुछ दिनों की तो बात है, खेल कूद तो हमेशा चलता रहता है। कम से कम इस समय तो मन लगाकर पढ़ाई कर लो। मम्मी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस साल भी मैं फर्स्ट आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मंडे को पेपर है, मैं सैटरडे से अपना रिवीजन शुरू कर दूंगा। परीक्षा को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए मम्मी। संजू हलवे के स्वाद में डूब गया। ठीक है, तू कर अपने मन की। ये कहते हुए माधवी फिर किचन की ओर चल पड़ी। संजू द्वारा परीक्षा की तैयारी के लिए तय किया गया दिन शनिवार आ गया। सुबह 6 बजे उठकर पहले उसने नहाया और 15 मिनट पूजा करने के बाद अपने कमरे में घुस गया। मम्मी, अब मुझे दोपहर तक डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर संजू ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। संजू ने किताब खोली ही थी कि पड़ोसी दुबे जी के घर से लाउड स्पीकर की तेज आवाज आई। स्पीकर से ट्रेन जैसी लंबी सीटी सी आवाज आ रही थी। चों चों चुर। माइक से कोई बोल रहा था, हेलो माई टेस्टिंग, हेलो माई टेस्टिंग। 8-10 बार माइक और स्पीकर की टेस्टिंग हुई और जब दोनों की लय मिल गई तो प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वंदना का एक सुरीला भजन बजना शुरू हो गया। हालांकि भजन तो मनमोहक था, किंतु स्पीकर की कान फोड़ू आवाज के कारण उसमें ऐसी मिठास न थी कि सुकून के साथ सुना जा सके। संजू झल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकला। मम्मी, ये क्या हो रहा है? दुबे जी के यहां ये शोर कैसा? इन्हें आज ही मिला था लाउड स्पीकर बजवाने को। माधवी को भी गुस्सा आ रहा था। दुबे जी जैसे समझदार पढ़े लिखे आदमी से परीक्षा के समय इस तरह दिल में धक धक पैदा करने वाली तेज ध्वनि की उम्मीद उन्हें न थी। वो सीधे दुबे जी के घर पहुंच गईं। दुबे जी घर के सामने टेंट हाउस से आई कुर्सियों को व्यवस्थित करवा रहे थे। अरे आप आइए, बैठिए बहन जी। आपको तो मालूम ही है, 6 महीने पहले मेरे पोते का जन्म हुआ था। अब जाकर समय मिला है उसके जन्म का उत्सव बराहों मनाने का। सोचा इसी बहाने रामचरितमानस का अखंड पाठ करवा लूं। प्रभु का नाम गूंजेगा तो हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा। कल शाम को मानस पाठ समाप्त हो जाएगा, इसके बाद खाना पीना होगा। आप भी जरूर पधारिएगा। दुबे जी जबरिया दांत निकालते हुए बोले। वो तो ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में इतना ज्यादा शोर, आपको नहीं लगता कि उनका नुकसान हो सकता है? वैसे भी यदि भगवान का नाम ही लेना है तो बिना लाउड स्पीकर के भी लिया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि लाउड स्पीकर जरूरी है तो इसे थोड़ा धीमा कर लें,
ताकि बच्चे पढ़ सकें। माधवी आग्रहपूर्वक बोली। दुबे जी के दांत जो अभी तक होंठों के बाहर थे अंदर हो गए। अरे बहन जी, भजन कीर्तन में थोड़ा बहुत शोर तो होता ही है। घर के अंदर मानस का अखंड पाठ हो जाए और मोहल्ले में किसी को पता ही न चले, ये तो ठीक न होगा। बरहों में 4 लोगों का आना जाना होगा, चहल पहल तो जरूरी है। कल शाम तक की तो बात है। माधवी को लगा कि दुबे जी को उनकी बात समझ में नहीं आने वाली है। बात भगवान पर आ गई थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा बोलना उचित नहीं समझा। डर भी लगा कि कहीं उन पर नास्तिक होने का ठप्पा न लग जाए। वो चुपचाप लौट गईं। संजू, दरवाजा बंद करके किसी तरह किताब में मन लगाने की कोशिश करो। कल शाम को खत्म हो जाएगा मानस पाठ। तुम्हें 1 रात का समय मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। माधवी ने बेबसी भरे स्वर में संजू को समझाने की कोशिश की। संजू कमरे में घुस गया और उछटे मन से किताब खोलकर बैठ गया। इतने ज्यादा शोर में कुछ पढ़ पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने घड़ी की ओर देखते हुए पूरी रात बिता दी। सुबह नाश्ता करने के बाद संजू सो गया। उसने माधवी से कहा कि दिन में सो लेता हूं, रात में जब लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा तो जाग कर रिवीजन कर लूंगा। रविवार की शाम जब अखंड मानस का समापन हुआ तो संजू ने सुकून की सांस ली। लाउड स्पीकर बंद हो चुका था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ माधवी से कहा, मम्मी, तुम चिंता मत करना, रात भर में मेरी तैयारी हो जाएगी, अच्छा जाएगा मेरा पेपर। सुबह परीक्षा की शुरुआत मैथ के पेपर से होनी थी। संजू ने बिस्तर पर अपनी किताब और नोट्स खोल कर रख लिए और एक एक कर सभी महत्वपूर्ण चैप्टर देखने शुरू कर दिए। उसने किताब का पहला लेसन खोला ही था कि दुबे जी के घर में फिर शोर शुरू हो गया। इस बार डीजे के भारी भरकम साउंड बॉक्स की आवाज थी। कजरारे तुरे कारे कारे नैना की धमाके भरी आवाज सुनकर संजू को ऐसा लगा जैसे उसके घर की दीवारें हिल रही हों। वो माथा पीटता हुआ कमरे से बाहर आ गया। माधवी से रहा न गया। वो फिर दुबे जी के घर पहुंची। इस बार माधवी बेहद गुस्से में थी। उन्हें लगा जैसे दुबे जी मेरे बेटे के भविष्य के साथ मजाक कर रहे हों। हालांकि माधवी ने अपना संयम नहीं खोया। वो दुबे जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भाई साहब, अब तो मानस पाठ खत्म हो गया है, फिर ये शोर क्यों? और ये डीजे का शोर तो घर के भीतर भी नहीं बैठने दे रहा है। भगवान के लिए इसे बंद करवा दीजिए। सुबह संजू का पेपर है, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा उसका। दुबे जी को लगा जैसे माधवी उनके उत्सव में खलल डाल रही हों। उनके अहंकार को ठेस पहुंची। बहन जी, आपने तो हद कर दी। केवल आपके बेटे संजू की ही परीक्षा नहीं हो रही है, मोहल्ले के और भी लड़के परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन तकलीफ सिर्फ आपको हो रही है। मेरी खुशी आपसे देखी नहीं जा रही है क्या? माधवी को लगा जैसे दुबे जी झगड़ने के मूड में हों। दुबे जी के घर में डीजे की धुन के साथ करीब दर्जन भर महिलाएं नृत्य कर रही थीं। माधवी को लगा मानो वो उनकी छाती पर नाच रही हों, लेकिन वो विवश थीं एक अच्छे पड़ोसी के धर्म का पालन करने के लिए। मन महसूस कर वो घर आ गई। इधर संजू सीने से किताब चिपकाए छत की ओर देख रहा था। दुबे जी के घर में देर रात तक नाच गाना और खाने पीने का कार्यक्रम चला। शोरगुल के बीच उन्होंने पूरे उल्लास के साथ पोते का बरहम मनाया। इधर माधवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो संजू से क्या कहें। मां को बेबस देख संजू ने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। सुबह 8 बजे संजू पेपर देने चला गया। दोपहर जब वो घर लौटकर आया तो उसका मन गिरा हुआ था। माधवी ने उससे कुछ नहीं पूछा। उसने खुद बताया कि वो 2 प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं लिख पाया। यदि रिवीजन करने का मौका मिल जाता
तो सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेता। संजू के चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं दिखा जो पहले की परीक्षाओं में दिखा करता था। माधवी समझ गई कि इस बार संजू लड़खड़ा गया है। फिर भी उन्होंने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी 4 पेपर और बचे हैं, उनमें कवर हो जाएगा। हुआ भी ऐसा। इसके बाद संजू के सारे पेपर अच्छे गए। महीने भर बाद जब रिजल्ट आया और संजू ने अपने मार्क्स देखे तो ऐसा लगा जैसे उसे करंट का झटका लग गया हो। इस बार वो क्लास में दूसरे नंबर पर था। अभी तक क्लास में अव्वल रहने का उसका रिकॉर्ड टूट चुका था। वो महीनों अवसाद में रहा। संजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने खराब रिजल्ट का कारण भगवान को माने या फिर दुबे जी को। उसके मन में सवाल कौंध रहा था, क्या भगवान ऐसी भक्ति स्वीकार करते होंगे जिसमें दूसरों का नुकसान हो? ये सवाल संजू के सिर पर अब तक बोझ बना बैठा है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।